आइए बिना देर के शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। के मिनिमम बैलेंस को लेकर आईसीआईसीआई बैंक सुर्खियों में है। एक आम खाता धारक के लिए 50,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना निश्चित तौर पर मुश्किल काम है, लेकिन बैंक कह रहा है ये करना होगा। कम से कम 50,000 रुपए आपको अपने खाते में मेंटेन करने होंगे और अगर 50,000 रुपए से कम हो गया माना बैलेंस तो फिर पेनल्टी लगेगी। अब आईसीआईसीआई बैंक ऐसा क्यों कर रहा है? क्या यही रणनीति क्रेडिट कार्ड को लेकर भी लागू होगी? भाई क्रेडिट कार्ड के लिए तो आपको रेडी पटरी वाले, छोटे व्यापारी, छोटे काम करने वाले, कम तनख्वाह वाले लोग चाहिए। उनको आप भर भर के क्रेडिट कार्ड जो है बांटते रहते हैं, दिन भर फोन आते हैं क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। लेकिन जब आपके बैंक में खाता खोलने की बारी आएगी तो आप कहेंगे कि 50,000 रुपए तो कम से कम होने चाहिए। मिडिल क्लास से ये कैसी बेरुखी है आईसीआईसीआई बैंक की? क्या फायदा इस तरह की एलिटिस्ट अप्रोच का? आज हम करेंगे खास मेहमानों के साथ इसी पर चर्चा। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फटाफट लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। भारत में प्राइवेट सेक्टर का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, जो इन दिनों अपने मिनिमम बैलेंस के एक बड़े फैसले को लेकर मैक्सिमम लोगों के बीच सुर्खियों में है। अब आईसीआईसीआई बैंक के नए खाता धारकों को अपने अकाउंट में पहले से ज्यादा रकम रखना जरूरी होगा, वरना उन्हें पेनल्टी देनी होगी। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने नए ग्राहकों को जोर का झटका दिया है और 5 गुना तक मिनिमम एवरेज बैलेंस की राशि में इजाफा किया है। तो इस निर्णय से एक बात तो साफ है कि छोटे मझोले ग्राहकों से आईसीआईसीआई बैंक किनारा कर लेगा। तो चलिए समझते हैं कि आखिरकार आईसीआईसीआई बैंक ने 1 अगस्त से खुलने वाले नए सेविंग खातों को लेकर कौन से बड़े बदलाव किए हैं, जिसे लेकर हो हल्ला मचा हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक ने अब मेट्रो और अर्बन एरिया में अपने खाता धारकों के लिए मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस पहले के 10,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया है। तो वहीं सेमी अर्बन के लिए मिनिमम बैलेंस की राशि 5,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी है। बैंक के इस बदलाव से ग्रामीण इलाकों के ग्राहक भी अछूते नहीं हैं। यहाँ भी खाता धारकों को अकाउंट में 10,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस रखना अनिवार्य किया गया है, जो कि पहले ये रकम 2,500 रुपए थी। अगर बैलेंस न्यूनतम सीमा से कम हुआ तो बैंक पेनल्टी भी लगाएगा और ये पेनल्टी 6% या 500 रुपए में से जो भी कम होगा वो लगाई जाएगी। तो चलिए कैश निकालने के क्या है नियम, ये भी समझ लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने कैश निकासी के नियमों में भी बदलाव किया है। अब ग्राहक महीने में केवल 3 बार फ्री कैश विड्रॉल कर सकते हैं। इसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर 150 रुपए का चार्ज देना होगा। अगर निकासी की कुल राशि 1 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है तो प्रति 1,000 रुपए पर 3.5 रुपए या 150 रुपए जो भी ज्यादा होगा उसको चार्ज के रूप में देना होगा। आईसीआईसीआई बैंक का ये फैसला आबादी के बड़े हिस्से की जगह उन ग्राहकों पर फोकस करना है जिनकी इनकम ज्यादा है और जो ज्यादा खर्च करते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जब 93% देश में लोगों की सैलरी 50,000 रुपए से कम है तो क्या माने कि बैंक सिर्फ 7% लोगों का है? वहीं क्या जिनकी सैलरी 50,000 रुपए से कम होगी उन्हें अब बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देगा या यहाँ वो अपना फायदा देखेगा? वहीं क्या 50,000 रुपए का मिनिमम बैलेंस रखने में असमर्थ लोगों को बैंक लोन नहीं देगा? ये भी बड़ा सवाल है। वहीं आखिरी में एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या अब आईसीआईसीआई बैंक अब आम लोगों का नहीं खास लोगों का बैंक रह जाएगा? अगर ऐसा है तो ये निश्चित रूप से कंज्यूमर फ्रेंडली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं रमेश सिंह सर का, पूर्व ईडी हैं देना बैंक के। रमेश सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हर्ष रुंगटा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फाउंडर है फी ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के। रुंगटा सर गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। आर के टक्कर सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व एमडी एंड सीईओ यूको बैंक के। टक्कर सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रमेश सर, चर्चा की शुरुआत में जी बिजनेस के जो हमारे 5 मूल प्रश्न हैं उनमें से सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है उसी से मैं आपसे शुरू कर रहा हूं सर। 93% लोगों की सर इनकम तक नहीं है हमारे देश में 50,000 रुपये। तो हम तो सीधे सीधे यही पूछ रहे हैं कि भाई क्या आप यानी कि आईसीआईसीआई बैंक सिर्फ 7% लोगों के लिए ही बैंकिंग करना चाहता है सर? क्या यही है सोच? प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है उनके लिए जो कहा जाता है कि ये बैंक एलिट लोगों के लिए होती है, मास बैंकिंग के लिए नहीं है। ये आपका सोचना है कि वो 7% जो क्वालिफाई है इस प्रकार के इनकम के लिए और वही अकाउंट रखेंगे, शायद यही सोच उनकी भी चल रही है
इसीलिए उन्होंने ये जो मिनिमम बैलेंस चार्जेस जो बैलेंस रखने के लिए जो शर्त रखी है 50,000 जो कर दी है, उसके पीछे यही एक कारण है कि वे चाहते हैं कि कम से कम एक बहुत ही सीमित दायरे में अच्छे लोग ही मेरे बैंकों में रहे। हम जो सरकारी बैंक के लोग हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक के हैं, हम सबके लिए बेसिक सेविंग्स बैंक अकाउंट, BSBD अकाउंट जीरो बैलेंस पे खोलना है। हम लोगों को मास बैंकिंग करनी है, हम लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन भी करना है। हम सभी सरकार के सभी हितों को ध्यान में रखते हुए उनके एजेंडा को करने के लिए भी हम सब काम करते हैं। जबकि ICICI बैंक, ICICI प्राइवेट बैंकों पर सरकार का कोई स्ट्रिक्ट कदम नहीं होता है, इसीलिए वे आज के फिर सर दावे तो ये जो बैंक के सारे आपने फिनेंशियल इंक्लूजन का इस्तेमाल किया टर्म का, अब ये तो जहां पर भी कोई बड़ा मौका होता है बयान देने का तो फिनेंशियल इंक्लूजन तो ये भर भर के इस्तेमाल करते हैं। ये है सर फिनेंशियल इंक्लूजन फिर, अगर आप इतनी बड़ी आबादी को छोड़ देना चाहते हैं? देखिए, मैं फिर से एक बार कह दूं कि आज के डेट में फाइनेंशियल इंक्लूजन अगर कहीं पे कोई सक्सेसफुल चला पड़ा तो सिर्फ सरकारी बैंक ही है। वे हर कोने में पहुंचे हुए, हर जगह पे काम कर रहे हैं और फाइनेंशियल इंक्लूजन को सही ढंग से गरीबों को अनबैंक सर्विस में सब लोगों को सेवा पहुंचा रहे हैं। ICICI बैंक, मैं और किसी बैंक का नाम नहीं लूंगा, सभी जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनकी अपनी पहुंच सिर्फ मेट्रोस में और बड़े शहरों में, ताकि उनके पास कस्टमर बन सके। सर सरकारी बैंक भी कर चुके हैं वैसे 2017 में SBI ने भी जो पेनल्टी वो बढ़ा दी थी, वो तो फिर जब लोगों ने हो हल्ला मचाया फिर वापस किया उन्होंने, तो कोशिश तो सर सरकारी बैंक भी करते रहते हैं इस तरह की। मैं इसको इस तरह से कंपेयर करना चाहूंगा कि हम जैसे बैंकर के लिए हमें कॉस्ट क्या लगती है किसी कस्टमर के अकाउंट को रखने के लिए। हम उसे फ्री चेकबुक हम बैंकों में दिया करते हैं। ATM के चार्जेस भी हम लोग पहले 5 या 3 हम लोग फ्री रखते हैं, जिसके लिए कि हम लोगों को सामने ले जो हमारे स्विच वाले होते हैं उनको पैसे देने पड़ते हैं। हम उनको हर ट्रांजेक्शन जो हमको हमारे सिस्टम को हिट करता है उसके लिए हमारे जो स्विच वाले होते हैं उनको हमको पैसे देने पड़ते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि मैं जो 100 रुपए डिपॉजिट लेता हूँ उससे पहले 4 रुपए मुझे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फ्री ऑफ इंटरेस्ट में रखने पड़ते हैं। फिर उसके बाद में मुझे SLR के रूप में 18%, जिसमें मेरे रिटर्न्स आज के डेट में 6.4%, 6.5% की यील्ड चल रही है। तो आपकी बात सही है सर। यहां पर देखिए SBI का एक ऐसा केस था जिसको 2020 में जब वापस ले लिया पेनल्टी, तो फिर हम मानते हैं कि इस केस में बहुत बेहतर हमारे जो सरकारी बैंक हैं। इनफैक्ट कुछ मैं डेटा पढ़ रहा था कि पब्लिक सेक्टर बैंकों ने 8,932 करोड़ जो पेनल्टीज हैं 2020 से 25 की उसको हटाया है। तो एक तरह से पब्लिक सेक्टर बैंक इंक्लूसिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन रूंगटा सर, ये जो अलीटिस्ट अप्रोच ICICI बैंक ने अपनाई है सर, ये मिडिल क्लास और लो इनकम ग्रुप के लिए इतना बड़ा, ये एक तरह से आपने खुली चुनौती दे दी उनको कि आओ खाता खोल के तो दिखाओ हमारे बैंक में। ये कौन सी अप्रोच है सर? मैं थोड़ा सा अलग दिशा देना चाहूंगा इसको कि जहां तक पब्लिक सेक्टर बैंक्स का सवाल है, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूर दराज इलाकों में ब्रांचेस खोली हैं और उसका उनको जुर्माना भी चुकाना पड़ा है। उनके अगर आप कॉस्ट स्ट्रक्चर्स देखें तो जो स्टॉक मार्केट्स में आके जाते हैं कि कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बहुत हाई होते हैं और इसी वजह से उनमें से जो लिस्टेड हैं उनका जो वैल्यूएशन है वो बहुत लो होता है। तो अगर हम एक बिजनेस के तरीके से देखें, एक ऑब्वियसली बैंकिंग सिर्फ बिजनेस नहीं हो सकता, लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बट किस हद तक, ये एक सोचने की बात है। और वो मेरे ख्याल से हर एंटिटी को अपने आप से डिसाइड करना होगा, उसको ये जामा पहनाना कि उसका काम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फिर ये सब चीजों पे सारे बिजनेसेस पे लागू होगी ये चीज। हम ये भी बता सकते हैं कि आप मोबाइल फोन इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं। अगर कोई पर्टिकुलर मोबाइल ब्रांड है, वो सिर्फ 1 लाख रुपए वाला ही मोबाइल फोन बेचता है, तो उसको ये नहीं कहा जा सकता है कि ये एलिटिस्ट है, उसे बिजनेस स्ट्रेटजी कहते हैं। बट सर मोबाइल फोन तो सर एक आम जिंदगी में आपकी नेसेसिटीज में से नहीं आती है, लेकिन फाइनेंशियल इंक्लूजन में अगर हमको इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है तो बैंकिंग तो सर बेसिक नेसेसिटी है। दीपक, आज की तारीख में
मोबाइल बैंक से ज्यादा जरूरी है। तो ये कहना कि मोबाइल आम जिंदगी का हिस्सा नहीं है बहुत ही गलत होगा। नहीं नहीं सर, मेरे मैं ख्याल मैं से- मैं 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 पर्टिकुलर ब्रांड की बात कर रहा हूं सर। मोबाइल जो So, आपने वही कहा, मैं कह रहा हाँ हूँ कि हाँ, व्हेन इट इज अ प्राइवेट सेक्टर कोई एंटिटी है तो उसके स्टेक होल्डर्स की लिस्ट में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसके शेयर होल्डर्स भी हैं, उसके दूसरे डिपॉजिटर्स भी हैं। तो किस कॉस्ट पे इसको सर्विस किया जा सकता है, और इस कॉस्ट की सर्विसिंग को लेके जो अभी इन्होंने भी गिना है कि बहुत एक्सपेंसिव है, और ये दिखता है उनके बैलेंस शीट से दिखता है, तो उन्होंने किया बहुत अच्छा है, बट कितने दिन कर पाएंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी? तो आई थिंक जरूरत ये नहीं है कि इनको ये करना चाहिए, जरूरत ये नहीं है सर, सर कि ये भी रुंगटा एक सर, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। रुंगटा सर दीपक, आपके मुझे पॉइंट बोलने नोट दीजिए, करते हुए, मुझे रुंगटा प्लीज सर, बोलने दीजिए, सर मुझे आपके प्लीज पॉइंट, बोलने मैं सर दीजिए। एक अपना पॉइंट ऐड कर रहा हूं सर, तो प्लीज एक प्लीज आप मिनट, एक कंटिन्यू मिनट कीजिएगा। दीपक, मुझे कंप्लीट अच्छा करने दीजिए ठीक है मेरा सर, पॉइंट। कीजिए सर, कंप्लीट कीजिए बात। मेरा पॉइंट ये है कि ये भी देखना जरूरी है कि इस चीज को कॉस्ट कैसे कम किया जा सके ताकि ये प्रॉफिटेबल हो, ना कि उसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से थोपा जाए। उसको प्रॉफिटेबल करा जाए, और उसको प्रॉफिटेबल करने के लिए क्या चीजें हैं, उन्होंने जैसे कॉस्ट गिना है, क्या चीजें हैं जो कम की जा सकती हैं, और क्या इस सेक्टर के लिए वो कम की जा सकती हैं, इस पे विचार करना जरूरी है। ना कि उस पे थोप दिया जाए कि आप एलिटिस्ट इंस्टीट्यूशन है। ये मेरा अपना मानना। अब सर मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं, आपने कहा कि भाई बैंक को प्रॉफिट भी आना है। आपको प्रॉफिट के लिए सर वही तबका रह गया जिसके दम पर आप इस बैंकिंग सिस्टम को देश में लेकर के आए थे। आपने वादा क्या किया था जब आपने बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत की होगी, इस आइडिया को लेकर आए होंगे। दूसरा सर, एक ग्रेजुअल इंक्रीज होता है, वो समझ में आता है हमें। आप रातों रात 10,000 से 50,000 रुपए कर देते हैं, 5 गुना बढ़ा देते हैं। सेमी अर्बन रूरल क्षेत्रों में भी आप भारी बढ़ोतरी कर रहे हैं। आपको समझ में आता है कि चलिए आपने अर्बन एरियाज के लिए किया, सेमी अर्बन में भी आपने एमएबी जो है वो 5,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया, रूरल में आपने 2,500 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया सर। अब ये तरीका है एकदम रातों रात सर। तो ये अगर प्रॉफिट कमाने का तरीका है तो फिर या तो पीपल देख लीजिए या प्रॉफिट देख लीजिए सर। दीपक जी, मैं तो आईसीआईसीआई बैंक या और कोई पर्टिकुलर बैंक के लिए जवाब नहीं दे सकता जी। उनकी क्या स्ट्रेटजी है मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज क्लियर है कि इस सेगमेंट को प्रॉफिटेबल नहीं भी बनाए तो भी लॉस लीडर नहीं हो सकता ये सेगमेंट। वरना हम देखेंगे कि न सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी कतराएंगे इस सेक्टर में जाने से। आज बेसिक सर्विसेज है वो एग्जेम्प्ट है, बट आप अकाउंट खोल के देखिए, इंक्लूडिंग इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, बहुत तकलीफ होती है, और वो इसलिए होती है कि वो प्रॉफिटेबल नहीं है बैंक्स के लिए। सर। तो उसको प्रॉफिटेबल कैसा बनाया जाए, उस पे विचार होना मेरे ख्याल से जरूरी है, और वो होना चाहिए, उस चीज पे डिस्कशन होना चाहिए, ना कि उसको सिर्फ सोशल सिक्योरिटी के नाम से उसको थोपा जाए। बैंकिंग इज बिजनेस लाइक एनी अदर बिजनेस। ओके सर, मैं अब ठक्कर सर के आपके पास आना चाहूँगा सर। और हमारा बिल्कुल जो जी बिजनेस के जो बुनियादी सवाल हैं, मैं उन्हीं सवालों में से एक और सवाल आपके सामने पूछ रहा हूँ सर। वो है क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। आपने बिल्कुल जैसे सर कह रहे हैं कि भाई बिजनेस भी होना चाहिए, प्रॉफिट ड्रिवन ही अगर आपका सब चीज़ हो जाएगा तो वो उसके सवाल अपनी जगह हैं। बट क्रेडिट कार्ड के लिए बैंक को मिडिल क्लास चाहिए। टारगेट क्या है कि मिडिल क्लास को आप टैप करो साहब, उनको आप क्रेडिट कार्ड बांटो, उनको आप तरह तरह के ऑफर्स लाकर क्रेडिट कार्ड बांटो, है ना, और वहाँ से आप कमाई करेंगे। लेकिन जब वही आदमी उस बैंक में अपना खाता खोलने के लिए आएगा तो कहेगा नहीं साहब, आपके लिए खाता नहीं है, आपके लिए सिर्फ कर्जा है जिसको आपको अमुक अमुक रेट ऑफ इंटरेस्ट पर चुकाना है। तो ठक्कर सर, ये अप्रोच, इस पर आपकी क्या राय है सर? देखिए, जो आईसीआईसीआई ने ये कदम किया है कि जो मिनिमम बैलेंस अकाउंट्स में बढ़ा दिया है, जो आप बात कह रहे हैं कि अगर हम कंपेयर करें क्रेडिट कार्ड से और दूसरी तरफ सेविंग अकाउंट है, कुछ हद तक मैं आपकी बात से काफ़ी हद तक सहमत हूँ, क्योंकि मैं नहीं सोचता कि कोई भी बैंक को इतना ज़्यादा एक्सक्लूजन करना चाहिए अपने कस्टमर्स के लिए। देखो, आईसीआईसीआई बैंक एक हमारा एक बड़ा बैंक है और आरबीआई ने इसको एक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक
करार दिया हुआ है, वो 3 बैंक है हमारे देश के अंदर। तो उस देखते हुए और जो इनका ब्रांच नेटवर्क है, जो इनकी पहुंच है, अगर ये एक्सक्लूड करेंगे कस्टमर्स को, जैसे मिनिमम 50,000 का बैलेंस रखने के लिए, तो जैसे आपने कहा कि काफ़ी हद तक जो हमारा जो है कस्टमर्स, वो एक वंचित रह जाएंगे इनकी मतलब बैंकिंग सर्विसेज से। तो जहाँ जहाँ इनकी ब्रांचें हैं, कई ऐसी जगह ब्रांचें हैं जहाँ पे और किसी बैंक की ब्रांच भी नहीं शायद होगी जी। अब आईसीआईसी ने ये क्यों कदम लिया? एक तो उनकी एक अपनी इंटरनल कुछ स्ट्रेटेजी हो सकती है कि दे वांट टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेगमेंट, जो कि परहैप्स मेरे विचार से ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि आईसीआईसी बैंक अगर हम देखें इवन पास्ट उसका देखते ट्रैक रिकॉर्ड, वो एक पॉइनियर बैंक था जिसने रिटेल बैंकिंग शुरू की थी, एक रिटेल कस्टमर्स को एक बैंक के अंदर लेके आया था। तो ये जो अब उन्होंने कदम लिया है, ये बिल्कुल उसके विपरीत है। दूसरा रहा जो रुंगटा साहब ने कहा, उनकी बात से मैं काफी हद तक सहमत हूँ कि जो उन्हें चार्जेस लगाए हैं, वो जो चार्जेस हैं वो काफी हद तक अपने कॉस्ट बेस्ड होते हैं, क्योंकि जब वो चाहते हैं कि कस्टमर ज्यादा ऑनलाइन करे, ब्रांच में कम आए, क्योंकि जब वो ब्रांच में आता है, चाहे वो कैश विड्रॉ करता है, चाहे वो आरटीजीएस करता है, कुछ भी करता है, तो उसकी एक कॉस्ट होती है, प्रीमिसेस की कॉस्ट है, एक एम्प्लॉय कॉस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है। लेकिन अगर वही ट्रांसफर अगर ऑनलाइन करता है तो उसकी वर्चुअली कॉस्ट 0 होती है बैंक के लिए। होती है तो बड़ी नॉमिनल अमाउंट होता है, 2-4 रुपए जैसे बैंकों को देने पड़ते हैं। तो जो चार्जेस का है, चार्जेस का तो वो कस्टमर को डिस्करेज कर रहे हैं कि आप ब्रांच में कम से कम आइए, कम से कम कैश ट्रांजैक्शन कीजिए और जहाँ तक पॉसिबल है ऑनलाइन कीजिए। लेकिन रही बात जो एक नॉर्मल कस्टमर की, मेरा अपना ये मानना है कि ये लिमिट बहुत ज़्यादा उन्होंने बढ़ा दी है। तो ये कुछ आई थिंक काफ़ी लोगों को बैंकिंग से वंचित रखने के लिए परहैप्स किया गया है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। आई थिंक बैंकिंग, चाहे वो सोशल बैंकिंग हो, चाहे वो कमर्शियल बैंकिंग हो, आई थिंक हर एक को अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कहीं भी बैंक में जाके खाता खोल। नहीं सर, अपॉर्चुनिटी बात जो हम सवाल उठा रहे हैं सर, हमारा बड़ा सिंपल सा एक सवाल है कि जब गरीब लोगों की बारी आएगी, जब मिडिल क्लास की बारी आएगी, लो इनकम ग्रुप की बारी आएगी, आप उनको तमाम तरह की पेनल्टीज लगा रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं, सेविंग अकाउंट से दूर कर रहे हैं। लेकिन आपको ये लोग चाहिए, आपको ये लोग चाहिए कि आपके क्रेडिट कार्ड के जरिए बैंक इन्हीं ग्राहकों को तमाम तरह के क्रेडिट प्रोडक्ट्स की ओर धकेले, वहां पर आपको चाहिए। ये एक अजीब सी प्रेडेटरी अप्रोच नहीं लगती है सर आपको? क्रेडिट कार्ड पर आपके हाई इंटरेस्ट रेट है, 36, 30, 42% तक आप एनुअली लेते हैं, लेट पेमेंट फीस अलग लेते हैं। तो एक तरह से आप जिन लोगों के लिए बैंकिंग की व्यवस्था है उनको एक तरह से आप डेट ट्रैप में धकेल रहे हैं, और जो एलीट है उनके लिए आप छूट दे रहे हैं, एनईएफटी में फ्री कर दिया, दूसरे ट्रांजैक्शन पर उनको तोहफे दे रहे हैं। तो एलीट के लिए आपके पास बहुत सारे तोहफे हैं और गरीब के लिए सिर्फ कर्ज है। तो ये अप्रोच टक्कर सर, ये अप्रोच कैसी है? नहीं, देखिए जो आप बात कह रहे हैं कुछ हद तक वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक तरफ वो क्रेडिट कार्ड की मार्केटिंग कर रहे हैं सबको, चाहे वो मिडिल क्लास का वो कस्टमर है, और दूसरी तरफ उसी कस्टमर को सेविंग अकाउंट खोलने के आप वंचित रख रहे हैं। देखिए, अब क्रेडिट कार्ड का नो डाउट एक बैंक सभी अपनी एक एग्रेसिव मार्केटिंग करते हैं, लेकिन मैं ये नहीं सोचता हूँ कि वो हर एक को ऐसे क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है। क्रेडिट कार्ड में भी काफ़ी आई थिंक उसमें नियम है किसको कितनी लिमिट देनी है और सर ये फैसिलिटीज देनी है। सर ये बात तो आरबीआई सर ये क्रेडिट कार्ड की चिंता हमारी नहीं है ठक्कर सर। आप जानते हैं आरबीआई पूछ चुका है कि आप इतने क्रेडिट कार्ड क्यों बांट रहे हैं, आप लोगों को इतने इनसिक्योर लैंडिंग की तरफ क्यों ले जा रहे हैं। ये तो आरबीआई पूछ चुका है, लगातार कोशिशें हो रही हैं और हम इस पे पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और मैं इस पर रमेश सिंह सर आपके पास भी आना चाहूँगा। ये बार बार जो है इस तरह के ऑफर्स देके, अच्छा उस पर भी हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं कि कैसे कर्ज के ऊपर कर्ज जो बांटने की जो प्रवृत्ति होती है कि साहब आप टॉप अप ले लीजिए, या आपका क्रेडिट कार्ड का वो ज़्यादा हो गया तो आप दूसरी जगह से दूसरे तरीके से पैसा चुकाकर उनका एग्जिस्टिंग जो लोन है वो चुका दीजिए। यानी कि उनके पास ये वाले बहुत तरीके हैं, बट सेविंग अकाउंट के लिए अगर आप आएंगे तो आप पैसा लेकर आइए सर।
ये इस अप्रोच पर आप क्या कहेंगे सर? रमेश देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जो क्रेडिट कार्ड के जो पुश कर रहे हैं सारे आईसीआईसीआई बैंक और एलिट बैंकों को डिपॉजिट रखने को कह रहे हैं, एलिट कस्टमर को डिपॉजिट रखने को कह रहे हैं, तो उसमें उनकी एक अपनी स्ट्रेटेजी होती है कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर जैसे ही आप डिफॉल्ट करते हो तो उन लोगों को जो इंटरेस्ट मिलता है वो लगभग 24% प्रतिशत के हिसाब से, वार्षिक के हिसाब से वो इसके ऊपर डिफॉल्ट के ऊपर पैसे भी कमाते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि जो सेमी क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, वो क्रेडिट पे रहे और एक विशेष सर्कल में बंधे रहे और अपने पास के खुद अपने बैंकिंग के लिए बड़े अच्छे कस्टमर का डिपॉजिट रखे। आज अगर मैं समझूं कि 50,000 की डिपॉजिट रखने के ऊपर अगर आईसीआईसीआई बैंक एक 5.5 या 6% के नीम पे, 5% के नीम पे भी काम करता है तो उससे कम 2500 रुपए इसके ऊपर हर बार कमा रहा है एक कस्टमर के पीछे। और उसकी जो कॉस्ट है, मुझे नहीं लगता है कि कॉस्ट कुछ इतनी, क्योंकि वो इतने एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। उनके 80 से 90% सारे कस्टमर लगभग बैंक पे जाके पासबुक लाना, फिजिकल लेना, स्टेटमेंट लेना कुछ नहीं करते, सारे के सारे वो मोबाइल बैंकिंग, ईमेल बैंकिंग से काम करते होंगे। उनकी कॉस्ट मेरे हिसाब से काफी कम होनी चाहिए और किसी भी प्रकार से उनकी जो 50,000 रुपए मिनिमम रखने के लिए ये एक प्रकार से उनकी सोची से अच्छी ये नीति लग रही है, ताकि हम छोटे लोगों को यहाँ से बैंक से दूर भगाए और एलिट कस्टमर को रखे। उनको एक क्रेडिट कार्ड रखना, आप बिल्कुल सही कहते हो, क्रेडिट कार्ड के लिए वे हमेशा आपको देते रहेंगे, क्रेडिट कार्ड ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, आपको विशेष रकम में पसंद देते हैं। एब्सोल्युटली सर। अब क्योंकि रुंगटा सर ने एक बहुत जायज़ एक बात उठाई थी कि भाई बैंकों को भी नुकसान में नहीं आना है, प्रॉफिट की बात दूर है लेकिन नुकसान में नहीं आना है, ये भी पूरी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं होती है। बट सर कस्टमर लॉयल्टी का क्या होगा सर? तमाम जब हमने बहुत सारे इंसिडेंसेस ऐसे देखे हैं जब बैंक इस तरह के आनन फानन में बड़े अजीबोगरीब फैसले लेते हैं, फिर उनकी पूरी कस्टमर लॉयल्टी पर असर पड़ता है। उसके बाद इन्हीं बैंक्स को कुछ दिनों बाद जो है वो डिफरेंट तरह के ऑफर्स लेकर आने पड़ते हैं, लोक लुभावन बातें करनी पड़ती हैं कि आप आइए। तो ये तो आपका नुकसान हो गया ना सर। ये प्रॉफिट मुझे तो नहीं लग रहा है कि इससे बहुत ज़्यादा वाहवाही कहीं बैंक की होगी, इससे तो आपका लॉयल्टी बेस घटेगा, तो बिजनेस पर भी असर पड़ेगा। यार इस चीज का जवाब तो आईसीआईसीआई बैंक वाले ही दे सकते हैं। और ऑब्वियसली बहुत सोच समझ के ही किया होगा, कोई ये डिसीजन लाइटली लिया होगा ऐसे मुझे तो नहीं लगता जी। बिल्कुल भी। एंड ओवरऑल आई थिंक अगर हम देखें तो कई चीजें जो अभी हुई है वो बैंकों की सभी बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट होगा। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सभी की प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट होगा। एक जो मूवमेंट हुआ है कि बैंकों में पैसा न रख के फाइनेंशियल एसेट्स में पैसा रखें, उससे बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ा है। आज कोई सेविंग्स बैंक में जल्दी से पैसा नहीं रखना चाहता। जो फी इनकम कमाई जाती थी मिस सेलिंग करके इंश्योरेंस से, उस पे भी सरकार की नजर है, आरबीआई की, रेगुलेटर की नजर है। और मिस सेलिंग में पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी उतने ही तरीके से उन्होंने भी इंश्योरेंस को मिस सेल किया है जितना कि दूसरे बैंक्स ने किया। तो ये इनकम्स जो हैं अब कम होती जा रही हैं। तो नेचुरली ये सभी बैंकों को और अल्टीमेटली पब्लिक सेक्टर बैंकों को भी करना पड़ेगा एम्फसाइज ऑन स्पेसिफिक सेगमेंट्स और मॉडल्स निकालने पड़ेंगे। और कम से कम कई छोटी आउटफिट्स ने ही ये प्रूव किया है कि जो छोटे बैलेंस वाले लोग हैं वो नॉन प्रॉफिटेबल नहीं है। अब हो सकता है कि बड़ी बैंकों के लिए वो नॉन प्रॉफिटेबल हो, दूसरी बैंकों के लिए नहीं हो। तो ये स्टैंडर्ड बिजनेस की प्रक्रिया है कि सब लोग अपने डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स के लिए अलग टाइप का कस्टमर ढूंढती हैं। और लॉयल्टी की चिंता तो ऑब्वियसली बैंक मैनेजमेंट को होगी, जो भी बैंक होगा उसको होगी। तो ये सोची समझी रणनीति होगी ऐसा मुझे लगता है। मुझे नहीं लगता है ये डिसीजन कोई बहुत लाइटली लिया गया जी होगा। यस सर, क्योंकि ये मैं लॉयल्टी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास पूर्व में इस तरह के इंसिडेंसेस हैं। जैसे मैंने एसबीआई ने एमएबी पेनल्टी जब बढ़ाई थी 2017 में, उसका जिक्र किया। एचडीएफसी बैंक ने भी 2014 में चार्जेस बढ़ाए थे, हाई एमएबी कर दिया था, ट्रांजैक्शन फीस लागू की थी। उसके बाद पब्लिक सेक्टर बैंक का रुख कर दिया लोगों ने, तो फिर बाद में एचडीएफसी को कुछ चार्जेस हटाने पड़े।
एक्सिस बैंक ने एमएबी हाइक किया था 2016 में, 25,000 तक बढ़ा दिया था। फिर ऑब्वियसली ग्राहकों का चर्न हुआ, सोशल मीडिया बैकलैश हुआ, फिर आपको क्या करना पड़ा, फिर आपको तरह तरह के प्रमोशनल ऑफर्स लाने पड़े वापस अपनी उस चीज़ को वापस लेने के लिए। सिटी बैंक इंडिया ने भी 2018 में ऐसे ही किया, प्रीमियम अकाउंट्स के लिए हाई एमएबी लागू किया, मिडिल क्लास ग्राहकों ने खाते बंद करने शुरू कर दिए, लोकल बैंक्स की ओर रुख करना शुरू किया। फिर आपको उसके परिणति जानते हैं। यस बैंक का भी हम जानते हैं क्या हुआ था 2020 में, फिर उसका फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया। इस तरह के सारे बैंक्स ने किए हैं, उसका कोई खास आउटकम निकला नहीं प्रॉफिट के हिसाब से। आखिरी सवाल मेरा ठक्कर सर से यही रहेगा, सर ठीक है प्रॉफिट आप कमाइए, और हम तो कहते हैं कि प्रॉफिट कमाने के लिए वो तमाम जरिए आप अपनाइए जिससे बैंक प्रॉफिट में आए। बैंक प्रॉफिट में रहेंगे, इकोनॉमी हेल्दी रहेगी, बहुत बढ़िया सब कुछ रहेगा। बट प्रॉफिट सिर्फ प्रीमियमाइजेशन के थ्रू आएगा तो ये तो बैकलैश भी तो होगा सर बैंक पर। बिल्कुल, मेरा भी ये मानना है, क्योंकि अभी देखिए जो नए नियम लागू हो रहे हैं वो नए खातों के लिए हो रहे हैं, लेकिन जो उनका एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है, जैसे कि आपने एग्जांपल भी दिया, पीछे कई बैंकों ने जो मिनिमम बैलेंसेस बढ़ाए थे, उसके बाद उनको काफ़ी हद तक अपने डिसीजन रिवर्स करने पड़े और या फिर न्यू उनको एक नॉर्म लाने पड़े। तो ये जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स भी हैं वो भी ये सोचेंगे कि आज इन्होंने किया है न्यू अकाउंट्स के लिए, कल को जो पुराने अकाउंट हैं उनके लिए भी ये लागू हो सकता है। तो उसकी जो आपकी लॉयल्टी वाली बात आ जाती है तो उसमें ज़रूर इफेक्ट पड़ेगा। तो जबकि जैसे रुमटा साहब ने कहा कि आईसीआईसीआई बैंक ने भी यह सब चीज़ें एग्जामिन ज़रूर की होंगी कि जो इनका जो स्टेप है उसका क्या मार्केट पे इफेक्ट पड़ेगा, क्या जो उनके कस्टमर बेस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। बट एक्चुअल में कई बार जो हम सोचते हैं और एक्चुअल में क्या होता है उसमें फ़र्क होता है। जैसे कि अभी हम सब ये डिस्कस कर रहे हैं, तो मार्केट में या इवन ओवरऑल जो एक जनरल इंप्रेशन है, आई थिंक इसको मतलब अच्छा एक नया अच्छा स्टेप नहीं लिया गया है जी। तो एक लोगों का ये मानना है जी। तो इससे एक जो एक इमेज होती है बैंक की और जो उसका कस्टमर बेस होता है जरूर उस पर फर्क पड़ता है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं नहीं मानता कि ये एक अच्छा स्टेप है और ये बहुत मतलब एक स्टीप इंक्रीज है। इंक्रीज होता जैसे अब जी बस से वीजा तो एक समझ आता है। और इसमें आपने बिल्कुल सही कहा सर। अब इस पे क्योंकि वक्त नहीं है हमारे पास इतना, लेकिन इसमें आरबीआई की जो चुप्पी आई है ना सर, वो भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिल में एक सवाल उठाती है सर। आरबीआई गवर्नर साहब कह रहे हैं कि साहब उनका अधिकार है वो कर लें। अब एमएबी नियम जो है वो बैंकों के विवेक पर है। इससे बल्कि मैं थोड़ा सा बस दिनेश सर, रमेश सर, थोड़ा सा आपसे मैं आरबीआई के हस्तक्षेप पर, ऐसा लग रहा है कि रेगुलेटरी ओवरसाइट की कमी नहीं है। अगर इस तरह से अगर आरबीआई बोल देंगे कि साहब एमएबी उनको तय करने दीजिए, फिर वो जो मर्जी तय करें, तो फिर आरबीआई के होने का क्या मतलब है सर? देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता और ये बिल्कुल जो कल गवर्नर ने स्टेटमेंट दिया बिल्कुल सही है कि हर बैंक को इसकी आजादी है। मैं बिल्कुल अंत में यही कहूंगा कि अगर जो आज आईसीआईसीआई बैंक ने डिसीजन लिया है वही डिसीजन कल को जाके अगर हम सारे पीएसयू बैंकों ने किया तो हम जितने भी फाइनेंशियल इंक्लूजन के जो जितने भी ग्राहक हमारे हैं और वैसे ही जो छोटे मिडिल क्लास के लोग हैं वे कहाँ जाएंगे, इस पर बहुत ही गहनतापूर्वक विचार करने की जरूरत हम सबको होगी। ऑल राइट सर, ठीक है सर। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जो ऐसा लगता है, और ख़ास तौर से जो कमज़ोर ग्राहकों पर जो उसका प्रभाव पड़ेगा उसका आकलन अब करना होगा। गांव की साइड में आप देखिए स्टूडेंट्स हैं, यंग प्रोफेशनल्स हैं, उनकी अपनी एस्पिरेशंस हैं, रूरल कस्टमर्स हैं, उनके लिए तो ये बैंकिंग एक्सेस को ही सीमित कर देगा। बहुत अच्छा काम कर रहे थे हमारे प्राइवेट बैंक, जहाँ हमारे सरकारी बैंक नहीं जा पा रहे थे वहाँ जाके बैंकिंग को बहुत ईजी बना रहे थे, बहुत एक्सेसिबल बना रहे थे, लेकिन उनसे अगर इस तरह से डिसीजंस आएंगे तो फिर क्या अपेक्षा की जाए। बहरहाल देखते हैं कि इसमें आगे किस तरह से मामला आगे बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। रमेश सिंह सर, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सर। हर्ष रुंगटा सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम सर। आर के ठक्कर सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला।